हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो चलिए हम लोग जिन प्याजे के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में यानी संवेदी मोटर चरण के बारे में पढ़ लिया था। उनमें बच्चों के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, बच्चा कौन कौन सा हरकत करता है बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज में, वो सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई होप कि आपने वो क्लास कर लिया है, और नहीं किया है तो आप उस क्लास को कर लीजिए। और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQ बनते थे या फिर जो भी MCQ जो हमारे सीटेट या जेटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे का सारा मैंने प्रैक्टिस सेट अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। तो आई होप कि वहाँ पे आपने उस सारे को अटैम्प्ट कर लिया होगा और आपसे बन भी गया होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है अभी तक कि जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने चैनल पे वीडियो डाल भी दिया था, वो सब आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो चलिए विदाउट डिस्कसिंग टू मच स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड एक फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, वो तीनों पढ़ के आज हम लोग जो जिन प्याजे को कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए प्री ऑपरेशनल का, तो प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड क्या है? प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड आपका 2 से 7 साल तक। प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड क्या है? 2 से 7 साल तक। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो मेजर फोकस करना समझने पे। ठीक है, हालांकि अगर आपको कुछ बातें जैसे कि मैं सिंबॉलिक थिंकिंग होता क्या है, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं लिखना है तो आपको नहीं भी लिखना। बाकी नोट्स वगैरह जो हम लोग के लिए आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी अपने लैंग्वेज में आई थिंक कि बाकी सारा टॉपिक का तो अलग बात है, बट यहाँ पे आपको अपने लैंग्वेज में एक बार लिख लेना है, जो अच्छा रहेगा। हालांकि नहीं लिखोगे फिर भी हैंड रिटन नोट्स हम अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे ही, वो अलग चीज़ है। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो। बेसिकली समझते हैं। चलो, प्री ऑपरेशन में क्या होता है? प्री ऑपरेशन में बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है। प्री ऑपरेशन में क्या होता है? बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है। अब सिंबॉलिक थिंकिंग किसको बोलते हैं? सिंबॉलिक थिंकिंग इसको बोलते हैं जैसे कि बच्चा मान लो कार्टून देख रहा है, मोटू पतलू देख रहा है या फिर रुद्रा देख रहा है, जो भी देख रहा है, तो वो कार्टून में देखा कि एक बंदा के पास तलवार था। ठीक है, एक उसमें कार्टून में जो भी कैरेक्टर देखा, उसने कार्टून में देखा या मूवी में देखा मान लो, तो उसके पास एक तलवार था। तो वो क्या करेगा? अब उसके पास उसने तलवार देखा था कार्टून में। ठीक है, अब वो रियल लाइफ में तो घर में किसी के तलवार होता नहीं है, नहीं होता है ना, तो वो एक स्टिक लाएगा उधर से। ठीक है, वो एक आई थिंक यहाँ पे अगर मैं आसपास में स्टिक वगैरह नहीं है, चलो स्टिक को स्टिक मान लेते हैं, तो वो एक स्टिक लाएगा जैसे, और उस स्टिक को क्या बोलेगा पता है? वो स्टिक से ऐसे खेलेगा, ऐसे कर करके। आपने अगर देखा होगा आपके आसपास में, अगर बच्चे आपके घर में अगर नहीं है तो अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करना, वो देखना जो भी अगर आपका प्री ऑपरेशन लेके एज में है, उस बच्चे को ऑब्जर्व करना वो क्या क्या करता है, तब आप आराम से इस चीज़ को आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, सिंबॉलिक थिंकिंग कर लेता है। वो एक स्टिक लाता है, स्टिक को बोल लेता है कि ये तलवार है, और उस तलवार से खेलने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक थिंकिंग बोलते हैं। मतलब वो बच्चा उस टाइम उसके अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है, तब प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और सिंबॉलिक थिंकिंग होता क्या है? किसी भी एक चीज़ को एक दूसरा चीज़ को जोड़ लेना। ठीक है, जैसे कि अगर आपने बालवीर देखा होगा, मुझे याद है कि जब मैं बालवीर देखता था ना छोटा में, अगर आपने भी देखा हो, तो बालवीर में ऐसे करता था, हे रानी पूरी शक्ति दे करी, ऐसे कर करके फिर ऐसे करता था, उससे लाइट निकलता था। तो मेरे घर में एक टॉर्च हुआ करता था। ठीक है, तो मैं भी ऐसे करता था, टॉर्च वैसे घुमाने वाला टॉर्च, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो कैसे घुमाने पर वो जलता था। तो ठीक हम लोग भी, हम और मेरा भाई अभी ऐसे खेलते थे कि ऐसे कर करके हे रानी पूरी शक्ति दे करी, ऐसा करते थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिंबॉलिक थिंकिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, आ गया ना। उसके बाद आता है इमेजिनेटिव प्ले। अब इमेजिनेटिव प्ले और सिंबॉलिक थिंकिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटिव ही है, बट मतलब हल्का सा अंतर है। वो अंतर क्या मैं बता रहा हूँ। सिंबॉलिक थिंकिंग में से स्टिक लेके आए, उसी स्टिक को तलवार मान लिया आपने, टॉर्च को आपने कोई जादुई छड़ी मान लिया, होता है ना ये सब। जैसे कि आप अगर वो सकल का बूम देखा हो, तो वहाँ पे जो आपका पेंसिल होता था, वो पेंसिल को हम लोग भी मान लेते थे कि हम लोगों के पास जो पेंसिल वो आपका सकल का बूम वाला पेंसिल है, मतलब कुछ भी बनाएंगे तो वो रियल में आ जाएगा। खैर ये सब आपका सिंबॉलिक थिंकिंग में आता है। अब इमेजिनेटिव प्ले में क्या होता है? इमेजिनेटिव प्ले में जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा बच्चा जो कि आपका 5 साल का बच्चा है, वो अगर ये देख रहा है, कार्टून में देखा उसने घोड़ा, कार्टून में देखा कि वो घोड़ा पे कोई बंदा चल रहा है, तो वो क्या करेगा? तकिया लेगा, तकिया आपको ऊपर बैठ जाएगा और समझेगा कि ये घोड़ा है। समझ रहे हो? इस तरीके का। या फिर तकिया अगर नहीं मिला तो पापा के पीठ पे बैठ जाएगा, पापा के पीठ पे बैठ के ऐसे उसको घोड़ा बना देगा या फिर कुत्ता बना देगा। कहने का मतलब ये सब आपका इमेजिनेटिव प्ले में आता है। ठीक है, वो इमेजिन कर लेगा कि जो पापा है वो मेरा घोड़ा है। वो क्या इमेजिन करेगा? पापा मेरा घोड़ा है, तकिया मेरा घोड़ा है। ठीक है, तो वो ये सब आपका इमेजिनेटिव प्ले में आता है। अंतर है थोड़ा सा ही, बस मैनर सा ही अंतर है सिंबॉलिक थिंकिंग और इमेजिनेटिव प्ले में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये दोनों कहाँ पे आता है? ये दोनों किसके अंदर आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में आएगा। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते कितने साल के हैं? 2 से 7 साल के हैं। देखो इस सब का एक तरीका मैं बताता हूँ याद करने का। आपको ना पूरी तरीके से इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, पूरी तरीके से याद नहीं रखना है आपको। ये अपने आइडिया से आराम से इसका आंसर कर सकते हो। बस आपको ये अगर टाइम पीरियड याद हो तो
आपको अगर ये टाइम पीरियड याद है ना, आप इन सब का आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या अगर मान लो क्या 11 साल का या 10 साल का बच्चा ऐसा करेगा क्या? इमेजिनेटिव प्ले करेगा क्या? नहीं करेगा, वो बड़ा हो गया होता है। क्या एडोलसेंट बच्चा ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो मतलब कहने का मतलब अगर आपको हर एक चीज़ याद नहीं भी होता है ना, हर एक चीज़ याद नहीं भी होता है, तो अगर आपको बस टाइम पीरियड याद हो तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, बट फिर भी ट्राई करो कि याद भी होना चाहिए आपको। तो आपको बताया मैंने कि सिंबॉलिक थिंकिंग क्या होता है या इमेजिनेटिव प्ले क्या होता है। इमेजिनेटिव प्ले का और एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप आपका घर वगैरह गांव में हो तो बकरी वगैरह अगर आप पालते हो तो बकरी में एक जो बकरी का मेल हो जाता है जिसको बकरा बोलते हैं, हम लोग उसको पाठा या खस्सी बोलते हैं। तो खस्सी के ऊपर बच्चा सारा बैठ जाता है, फिर उसको वो समझता है कि ये भी घोड़ा है मेरा। तो कहने का मतलब है उन्हीं सबसे लोग इमेजिन करके हम लोग प्ले कर रहे होते हैं, इसको इमेजिनेटिव प्ले बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ईगोसेंट्रिज्म। अब ईगोसेंट्रिज्म किसको बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म जिसको हिंदी में अहं केंद्रिता। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बस ऐसे ही नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरा एक तो हिंदी में राइटिंग ख़राब होता है, दूसरी बात क्या कि हिंदी थोड़ा सा हार्ड लगता है हमको। हालांकि मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा वो बाइलिंगुअल होगा, तो आपको वो सब टेंशन नहीं लेना है। देखो आपके लिए जितना मेहनत हो सकता है वो सब सारा का सारा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, मैं और मेरा टीम जो है सारा मेहनत कर रहे हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, पढ़ने पे फोकस करना है और समझने पे फोकस करना है, क्योंकि सीडीपी समझने का सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ। अब देखो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा जो है ना दूसरों का पक्ष समझता ही नहीं है। बच्चा दूसरों का पक्ष कुछ नहीं समझ रहा। वो जो भी समझता है, मतलब वो जो भी बोल रहा है ना, वो देखो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बताता हूँ। ईगोसेंट्रिज्म में तो ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है ना, बच्चा मतलब दूसरों का पक्ष वो समझता ही नहीं या समझने का कोशिश ही नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं दूँ तो इसका एग्जांपल एक हो सकता है, जैसे कि आप चांद को देख लो। पहले अगर बचपन में, अभी तो चांद चाहिए, मतलब एक चीज़ था कि पहले जो गांव वाला लाइफ था ना वो बहुत बेटर था। उस टाइम का एग्जांपल लेके मुझे समझाने में बहुत इजी होता है। जैसे कि गांव में जब कोई भी बच्चा या फिर आपने भी अगर बचपन में ऐसा क्या होगा, मुझे पक्का यकीन आपने क्या ही होगा। तो बचपन में जब हम लोग चांद को देखते थे ना रात में बेसिकली, और चांद को देखते देखते चलते थे तो हम लोग को ऐसा लगता था कि चांद हमारे साथ चल रहा है, लगता था। मतलब क्या कि जैसे कि अब चांद, जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि मैं अपना नानी घर जाता था, तो रास्ते में या फिर मैं मान लो ना यहाँ से मैं कहीं और जा रहा होता था। ठीक है, तो रात में निकलता था, चांद को देखता था, अरे चांद है तो हाँ यहाँ देखो मेरे सर के ऊपर, मतलब मेरे सिर के ऊपर चांद है। ठीक है, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ पे देखो मेरे सर के ऊपर चांद है, मतलब चांद हमको फॉलो कर रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ चांद वहाँ जा रहा है। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, मतलब खुद को सबसे बड़ा दिखाना कि जो हूँ मैं ही हूँ। ठीक है, जो हूँ मैं ही हूँ, खुद को सबसे बड़ा दिखाना कि दुनिया मुझे फॉलो करती है, ईगोसेंट्रिज्म का एग्जांपल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ईगोसेंट्रिज्म के क्या होता है? हुआ कि नहीं? समझ में आया ईगोसेंट्रिज्म मतलब? अगर इसका डेफिनेशन के तरीके से बात करूँ तो ईगोसेंट्रिज्म वो होता है जिसमें बच्चा जो है दूसरों का एंगल समझने में का कोशिश ही नहीं करता, वो या फिर समझता ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरों का एंगल का क्या मतलब है? दूसरों का एंगल का क्या मतलब है? जैसे कि आप समझते हो दूसरों की भावना मतलब समझते हो ना आप, दूसरों की भावना नहीं समझ पाते हो या फिर दूसरों की भावनाओं को समझना, ये ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा के अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने का क्षमता नहीं होता है, वो खुद को ही सबसे बड़ा समझता है। बस ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। क्लियर है? जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ तो ये मान लो बच्चा फ़ोन से खेल रहा था। ठीक है, फ़ोन से खेलेगा क्या, फ़ोन देख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और अगर आपका बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाता है ना तो फिर आप आराम से इसको कर लोगे। देखो एग्जांपल से समझो, आप गौर से सुनना। हो सकता है आपको चांद वाला एग्जांपल पसंद नहीं आया हो या फिर आपको उससे क्लियरिटी नहीं मिला हो, तो आप देखना। एक बच्चा जब मान लो फ़ोन से खेल रहा है, हाथ में उसका फ़ोन है, खेल रहा है, उधर से मम्मी आई, फ़ोन उसके हाथ से ले ली, तो अब वो बच्चा क्या करेगा? मम्मी से लड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या लग रहा है पता है कि मम्मी ने मेरे साथ गलत किया। मैं फ़ोन मेरे हाथ में था, उसे फ़ोन नहीं छीनना चाहिए था। उसे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं फ़ोन देख रहा हूँ, 5 घंटे से फ़ोन देख रहा हूँ, 10 घंटे से फ़ोन देख रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, उसे वो लग ही नहीं रहा, क्योंकि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म है इस टाइम। उसके अंदर क्या है? ईगोसेंट्रिज्म इस टाइम है, और उसके अंदर इतना ईगो समझते हो ना, ईगो समझते हो ना, तो बस समझ लो कि उसके अंदर बहुत कूट के ईगो भरा पड़ा है, इतना ज़्यादा ईगो भरा पड़ा है कि उसको दूसरों का ही गलती दिखता है, उसको अपना गलती दिखता ही नहीं है, वो खुद को ही सबसे ऊपर समझता है। ठीक है, तो जैसे कि वो फ़ोन मम्मी उससे छीनी तो वो रोने लगा या फिर मम्मी से झगड़ा करने लगा, मम्मी को मारने लगा। ऐसा बहुत सारा देखा होगा आपने बचपन में कि बच्चा जो है मम्मी का बाल वगैरह खींचने लगता है, चूड़ी तोड़ देता है, ये होता है बचपन में। क्योंकि उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
वो ईगोसेंट्रिज्म से प्रभावित होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, जिसमें कि हम लोग दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, वो आपका ईगोसेंट्रिज्म होता है। अब होता है सेंट्रेशन। अब अगला आपका क्या है, ईगोसेंट्रिज्म के बाद सेंट्रेशन है। हालांकि फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगा। अब देखो सेंट्रेशन के क्या होता है बताता हूँ। सेंट्रेशन में आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो डिफरेंट ये ना, इसमें अलग अलग आयामों के बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है। क्या, अलग अलग आयामों के बारे में बच्चा नहीं समझ पाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बच्चा अलग अलग आयामों के बारे में नहीं समझ पाता है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो क्या कि 3 वो पहाड़ है, ठीक है, 3 वो पहाड़ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब वो बच्चा से मैं पूछ रहा हूँ कि चलो भाई इन तीनों बताओ, तीनों पहाड़ में से लंबा पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है। पता है बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा इसका आंसर करेगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो है ये क्या है, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है और उसके पीछे पड़ रहा है, इसलिए इसका हाइट कम है। इसके कंपेयर में इसका हाइट कम है। क्यों पता है, क्योंकि ये पहाड़ के सामने था, ये पहाड़ थोड़ा दूर था, इसलिए इसका हाइट कम है। आप समझ रहे हो ना, ये पहाड़ मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि बच्चा के सामने था। मान लो यहाँ से रोहन है, तो रोहन के सामने ये पड़ रहा है, तो ये बड़ा उसको दिखा क्योंकि इसके सामने है, और ये थोड़ा छोटा इसलिए दिखा क्योंकि ये थोड़ा दूर है। तो अब बच्चा क्या बोलेगा पता है, कि यही वाला बड़ा है। हालांकि अगर तीनों का हाइट सेम ही है, लेकिन बच्चा इसको बड़ा बोलेगा। पता है क्यों, क्योंकि दूसरा आयाम के बारे में सोच ही नहीं पा रहा कि अगर ये इधर से देखे तो ये वाला पहाड़ बराबर दिखेगा। मतलब वो अलग तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है, दूसरे तरफ से दूसरे आयामों के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहा, इसीलिए इसको बड़ा बोल रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा सिमिलर अगर मैं और दूसरा तरीका से बताना चाहूँ, जिसको कि कंजर्वेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों से आपको समझाने के लिए मैं एक बार यूज करता हूँ। देखो जैसे कि और दूसरा आयाम के बारे में, ये देखो कंजर्वेशन का इसलिए अलग है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी देखो, हालांकि ये एग्जांपल आपका कंजर्वेशन है, बट फिर भी मैं आपका आयाम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये गिलास था, सॉरी अच्छे से बनाता हूँ। एक ये पतला सा गिलास है और एक आपका थोड़ा सा मोटा सा गिलास है। अब इसमें देखो यहाँ से ये देखो, ये एग्जांपल कंजर्वेशन का मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जांपल कंजर्वेशन का मैं बस ये बताना इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आयाम होता क्या है, ठीक है। इसका क्या मतलब है सेंट्रेशन का मतलब, इसका सेंट्रेशन का मतलब होता है अलग अलग आयामों के बारे में नहीं समझ पाता है वो। केंद्रीकरण मतलब, ठीक है, वो एक चीज़ जो समझ रहा है वो वही चीज़ समझता है। अब जैसे यहाँ पे देखना, अब बच्चे से पूछा जाएगा ना, बच्चा पता है क्या बोलेगा, बच्चा क्या बोलेगा पता है कि पानी ज़्यादा किस में है, बच्चा पानी के ज़्यादा किस में, पता है क्या बोलेगा, इसमें ज़्यादा पानी है क्योंकि ये लंबा है। अगर बच्चे से पूछूं कि भाई बताओ पानी ज़्यादा किस में है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि ये लंबा है, यानी उसको दिखेगा कि ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा पानी है, हालांकि दोनों में पानी बराबर था। तो कहने का मतलब है वो इस तरीके से नहीं सोच पाता है, दूसरे तरीके से नहीं सोच पाता है कि ये चौड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये आपका अलग अलग आयामों के बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रेशन, ठीक है, केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जिसमें कि वो दूसरे पहलू पर ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाता, ठीक है। इसमें बस वो एक ही पहलू के बारे में सोच रहा होता है। जैसे कि अगर पहाड़ का भी एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पहाड़ का भी एग्जांपल लिया ना, तो बस वो आगे से देख पाया, एक पहलू से सोच पाया कि हम लोग इधर से देख रहे हैं, ये ज़्यादा लंबा है तो ये ज़्यादा लंबा है। या फिर इसमें देखा, एक ही पहलू क्या देखा उसने कि लंबाई, एक ही पहलू क्या देखा उसने, लंबाई कोई, लेंथ कोई देखा इसने विड्थ को इग्नोर मार दिया, चौड़ाई को बिल्कुल इग्नोर मार दिया, बस वो एक ही पहलू के बारे में सोच रहा है। तो इस सेंट्रेशन का एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है, इसका एक कीवर्ड है, याद रख लेना कि एक ही पहलू के बारे में सोचेगा, वो एक ही पहलू के बारे में सोचेगा, दूसरा पहलू को इग्नोर मार देगा, तो वो आपका सेंट्रेशन होता है। ये सेम आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन भी इसी में आता है। जैसे ये आपका बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रेशन का पहाड़ वाला जो है बेस्ट एग्जांपल है। अब लैक ऑफ कंजर्वेशन में ये आपका एग्जांपल चल जाएगा, इसमें भी लैक ऑफ कंजर्वेशन में भी आपका ये वाला एग्जांपल चल जाएगा। क्या कि देखो इसका कंजर्वेशन समझते हो ना आप लोग कंजर्वेशन, जैसे कि अगर बात किया जाए कि एनर्जी इज़ कंजर्व, मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता, ना बिगाड़ा जा सकता है, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन वाला चीज़ आपको पता है ना, ठीक है। तो ये वैसा भी इसमें है कि कंजर्वेशन में अगर देखा जाए तो ये बच्चा क्या बोलेगा कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये वाला ज़्यादा बड़ा है। क्यों, क्योंकि आपको उसको देखने से लंबा ज़्यादा बुझाया, तो उसने क्या बोला कि ये लंबा ज़्यादा है इसलिए इसमें पानी ज़्यादा है। इसमें ये देखा कि लंबा कम है तो इसमें पानी कम है। बस उसने क्या देखा, एक ही पहलू के बारे में देखा कि लंबाई को देखा, चौड़ाई को उसने इग्नोर मार दिया। तो ये आपका कंजर्वेशन का इशू बच्चों में होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन का इशू होता है। या फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। और ये आपका जो सेंट्रेशन होता है, सेंट्रेशन और कंजर्वेशन जो होता है वो लगभग सेम ही होता है।
और एक मैं एक बताता हूँ इसका एग्जांपल, जिससे कि आपके अंदर और एक क्लैरिटी आए। देखो मैं बार बार ना डेफिनेशन वगैरह से नहीं पढ़ाता और एग्जांपल से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप अगर एग्जांपल से समझ जाते हो ना, डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन अगर मैं लिखवा दूँ तो आपको रटना पड़ेगा, डेफिनेशन में आपको रटना है। लेकिन सीडीपी मेरे हिसाब से सीडीपी एक समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन ना लिखवा के मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक पिज़्ज़ा था, ठीक है, एक पिज़्ज़ा लेते हैं भाई, चलो एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब एक पिज़्ज़ा में हम लोग क्या करते हैं, 4 टुकड़ा करते हैं, 4 टुकड़ा किए, और ये एक टुकड़ा जो है ये वाला, मैं इसको यहाँ पे आपको दिखना नहीं रहा होता, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा मैंने मुन्ना को दिया, ठीक। और इसमें ये दोनों टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा मैंने मुन्नी को दिया। तो पता है मुन्नी खुश हो जाएगी, मुन्नी खुश हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि मुन्नी को लगेगा कि मेरे पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है, इसके पास कम पिज़्ज़ा है। रिकॉर्डिंग चालू है ना, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। देखो थोड़ा बस आपको ना और 1-2 दिन क्लास थोड़ा सा मैनेज करना है, ये बार बार मुझे रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है इशू, आपका भी ध्यान भटक रहा होगा बीच में। लेकिन क्या करें भाई, पता है 2-3 बार रिकॉर्ड, इससे पहले जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया 3 बार रिकॉर्ड किया, चौथा बार में जाके पूरे तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मोबाइल हीट होता है तो वीडियो ही बंद हो जाता है बीच में, तो इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखो बच्चे में जो है ना, अब ये जो मुन्नी है, मुन्नी को पता है क्या लगेगा, मुन्नी को लगेगा कि मेरे पास 2 पिज़्ज़ा है तो मेरे पास ज़्यादा है, मुन्ना के पास कम है, ऐसा लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंजर्वेशन का कमी है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है, उसके अंदर सेंट्रेशन है। वो मुन्नी समझ ही नहीं पा रही है कि मेरे पास 2 गो है, बस उसको ये देखा कि 2 गो है, उसके पास 1 गो है, मेरे पास 2 गो है तो मेरे पास ज़्यादा। उसको क्या लगा कि उसके पास 1 गो है लेकिन मेरे पास 2 गो है तो मेरे पास ज़्यादा। मुन्नी ये नहीं सोच पाई कि मेरे पास 2 गो है पर छोटा छोटा है। मतलब वो दूसरे पहलू को सोच ही नहीं पा रही, ठीक है। मुन्नी ये बिल्कुल भी नहीं सोच पाई कि मेरे पास 2 गो है, भले ही 2 गो है लेकिन छोटा छोटा पीस तो है, ये नहीं सोच पाई मुन्नी। और इसको लगने लगा क्या कि मेरे पास 2 गो है, उसके पास 1 गो है, तो उसके पास मेरे पास ज़्यादा है, उसके पास कम है। तो कहने का मतलब है इस टाइम में जो बच्चे होते हैं, प्री ऑपरेशनल एज के जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर सेंट्रेशन होता है। मतलब सेंट्रेशन मीन्स एक ही चीज़ को देखने पाने की क्षमता, एक ही आयाम को देख पाने की क्षमता, एक ही आयाम के बारे में सोच पाने की क्षमता, दूसरे आयाम के बारे में सोचना ही नहीं है उसको, जो कि आपका ईगो सेंट्रिज्म जैसा ही है। ये भी कहीं ना कहीं तो ये सब रिलेट ही करता है। रिलेट क्यों करता है? क्योंकि ये एक ही बच्चे का नेचर है ना भाई, इसलिए रिलेट तो करेगा ही। जैसे इसमें मैंने माँ वाला एग्जांपल लगाया था, सेंट्रेशन में अगर मैं वो ईगो सेंट्रिज्म में समझाया था ना कि बच्चा के हाथ में फ़ोन था तो मम्मी ले ली मम्मी उसका फ़ोन ले ली तो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, मम्मी से झगड़ा करने लगा। बच्चा मम्मी से झगड़ा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि मम्मी ने मेरे साथ गलत किया, ये लग ही नहीं रहा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेंट्रेशन में भी हो सकता है, सेंट्रेशन में वो एग्जांपल भी लागू हो सकता है। कैसे? क्योंकि बच्चे को बस मम्मी का गलती दिखा, वो बच्चा सोच ही नहीं पाया कि इसमें मेरा भी गलती है। मतलब उसने एक ही पहलू को देखा, दूसरा पहलू के बारे में सोच ही नहीं पाया। वो बच्चा दूसरे पहलू के बारे में सोच ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रेशन होता है, ये आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। तो आई थिंक लैक ऑफ कंजर्वेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल यही है कि बच्चा बड़ा चीज़ को देख के समझता है कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ है, चौड़ा। मतलब हाँ, इस एज में क्या होता है, ज़्यादातर वो लंबाई को ही मानता है। ऐसा नहीं करेगा कोई बच्चा, अगर कितना बच्चा भी तेज हो, वो ऐसा नहीं करेगा कि चौड़ाई को इसमें ज़्यादा बोल सकता है, वो बस लंबाई को ही ज़्यादा मानता है। लंबाई, जिसका लंबाई ज़्यादा उसको बड़ा मान लेता है वो। तो आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन लैक ऑफ कंजर्वेशन आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अगर इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। हालांकि दोनों के पास पिज़्ज़ा बराबर ही था, बट प्रेम मुन्नी को लग रहा है कि मेरे पास 2 पिज़्ज़ा है इसलिए मेरे पास ज़्यादा है। मुन्ना को क्या ही लगा, उसको छोड़ो, लड़का को कौन पूछता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रेशन क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, इमेजिनेटिव प्ले क्या होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग क्या होता है। अब बात करते हैं एनिमिज्म के बारे में। अब एनिमिज्म के बारे में थोड़ा सा एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, जिसको कि आप उस स्टोरी से आप समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम और मेरी दीदी जो है ना ट्रेन से जा रहे थे, तो सामने में एक माता पिता था और एक छोटा सा बच्चा था उसका, जो कि आई थिंक प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही था। और उसके पास एक बड़ा सा डॉल था, मतलब वो होता है ना टेडी बियर, बड़ा एकदम बड़ा वाला। तो टेडी बियर था। अब वो पॉपकॉर्न खा रहा था ना, उसके बाद पॉपकॉर्न खाने के बाद वो बच गया, पॉपकॉर्न कुछ खा के उसका बच गया। तो अब उसने क्या सोचा, अब उसके पापा जो थे वहाँ पे बगल में, उसने कहा कि बेटा लाओ थोड़ा सा हम भी खा लें। तो बच्चा क्या बोलता है पता है कि पापा ये जो है ना ये अब मेरा जो है टेडी खाएगा, मतलब ये बचा हुआ पॉपकॉर्न है ये आप नहीं खाइए, ये टेडी खाएगा मेरा। अब देखो यहाँ से आपको समझना क्या कि क्या टेडी तो भाई टेडी तो निर्जीव चीज़ है ना, लिविंग थिंग है, वो खा सकता है क्या? नहीं।
बट फिर भी उस बच्चे को लग रहा है कि वो खाएगा। मतलब अब उसका एनिमिज्म का मतलब यही होता है कि निर्जीव चीज़ को भी जीवित समझ लेना। जो मरा हुआ चीज़ है, जो निर्जीव है, जिसके अंदर जान नहीं है, उसको भी ऐसा ट्रीट करना कि इसके अंदर जान है, ऐसा ट्रीट करना। जैसे कि इसका और एक एग्जांपल समझता हूँ। बचपन में जो बच्चे गुड़िया वगैरह से खेलते थे, ठीक है, गुड़िया वगैरह से खेलते, तो उसमें आप लोग को देखना, वो गुड़िया को क्या करेगा, गुड़िया को नहलाएगी, गुड़िया का ड्रेस चेंज करेगी, ऐसा उसके साथ ऐसा बिहेव करेगी मानो उसके अंदर जान है, मतलब वो जीवित है। कहने का सीधा सीधा मतलब है यही कि निर्जीव चीज़ों के अंदर भी वो ऐसा बिहेव करती है ना, या करता है ना, कि वो निर्जीव चीज़ों के अंदर भी जान डाल देता है, ऐसा उसके साथ बिहेव करता है, हालांकि उसके अंदर रियल में जान होती नहीं है। इसी को आपका ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, सॉरी ईगोसेंट्रिज्म नहीं, इसी को आपका एनिमिज्म बोलते हैं। आई थिंक एनिमिज्म समझ में आ गया होगा। एनिमिज्म का अगर शॉर्ट में बोलूँ, एनिमिज्म में वो सारे आपका एग्जांपल्स आते हैं जिसमें बच्चा जो है किसी भी निर्जीव चीज़ को जीवित मान लेता है, किसी भी निर्जीव चीज़ को उसमें ऐसा मानता है, उसके साथ ऐसा बिहेव करता है कि चलो इसके अंदर जान है। जैसे कि अगर वो टेडी बियर का ही बात किया जाए, तो बच्चा क्या बोला कि पापा इतना सब बच गया ना, अब ये बचा हुआ पॉपकॉर्न आप मत खाइए, ये रख देते हैं, अब ये टेडी खाएगा। अब वो ऐसा नहीं था कि वो बच्चा तो बहुत तेज़ था कि वो चाह रहा था कि नहीं पापा नहीं खाए, अगर बाद में बचा हुआ रहेगा तो मैं ही खाऊंगा, वैसा कुछ नहीं था। वो बच्चा सच में चाह रहा था कि जो मेरा टेडी है ना, ये बाकी का खाए, क्योंकि वो टेडी भूखा है, ठीक है। तो ये आपका एनिमिज्म यही इसका एग्जांपल होता है। या फिर आप गुड़िया वगैरह से खेलते हैं तो आप उसका ड्रेस चेंज करते हैं, आप उसको खिलाते हैं, आप उसको नहलाते भी हैं। ये मैंने खुद देखा हुआ है, बच्चा नहलाता भी है उसको। रियल रीज़न इसका यही है कि क्योंकि बच्चे को लगता है कि इसके अंदर भी जान है, अगर मैं नहा रही हूँ तो ये भी नहाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है एनिमिज्म के अंदर क्या आता है, बच्चे के अंदर एक ऐसा मतलब उसका माइंड इस तरीके से काम करता है कि वो निर्जीव को भी सजीव मान लेता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपका एनिमिज्म। अब आता है मैजिकल थिंकिंग। अब क्या आता है, मैजिकल थिंकिंग। अब मैजिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, पहले मैं मिटा देता हूँ इसको। मैजिकल का थिंकिंग का मतलब होता है कि यह मान लेना कि वो जो काम कर रहा है ना, क्या मानना, यह मानना कि वो जो काम कर रहा है इसका असर, मतलब इसका कोई जादुई असर हो रहा है दुनिया पर। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब वो जो भी काम कर रहा है उसका कोई जादुई असर हो रहा है दुनिया पे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे कि मैंने एक ईगोसेंट्रिज्म में समझाया था आपको, 2-3 एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ईगोसेंट्रिज्म में समझाया था, क्या कि ऐसा मान लेते हैं जैसे कि ऊपर में चांद है ना, मान लेते हैं कि हम चल रहे थे तो चांद भी फॉलो कर रहा है हमको, ऐसा कुछ मान लेते हैं। या फिर अगर मान लो ऐसा मान लो ना, जैसे मान लो ये दिया था, ये दिया जल रहा था, तो बच्चा उधर से आया, बच्चा उधर से, दिया वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा वो वाला हो जाएगा, रिलीजियस टाइप का हो जाएगा, तो उसको हटाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये मान लेना, ये बोर्ड था ना, इसमें ये आपका बोर्ड है। देखो मेरा राइटिंग ज़रूर गंदा है, लेकिन समझने का कोशिश करना। ये बोर्ड है, ठीक है, इसमें ये स्विच लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में ऐसे स्विच लगा हुआ है ना, तो एक बच्चा उधर से आया, उसको बोर्ड को उसने क्या किया, लाइट जला हुआ था, लाइट को बंद कर दिया, जैसे बटन प्रेस किया, लाइट बंद किया। लाइट जैसे बंद किया ना, बस उस रूम का उसने लाइट बंद किया था, बस उसने क्या किया था, उस रूम का लाइट बंद किया था, लेकिन जैसे उसने बटन प्रेस किया तो पूरा लाइट चला गया, पूरे घर का लाइट चला गया। अच्छा, मतलब बाई चांस ऐसा होता है ना कि लाइट कट जाता है, तो बस वैसा ही हुआ कि जब उसने बटन ऑफ किया तो पूरे घर का ही लाइट चला गया, या फिर समझ लो उस कॉलोनी का लाइट चला गया। अब उसको क्या लग रहा है पता है, अब बच्चा सोच रहा है कि मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर जादू है, मैंने बंद किया तो बंद हो गया, मैंने चालू किया तो चालू हो गया। ऐसा ही होता था। जैसे कि फिर से जब मैं बालवीर वगैरह देखा करता था ना, तो बारिश वारिश जब होती थी, तो बारिश वारिश होती थी, तो उस टाइम बालवीर का एकदम गंदा वाला फ़ैन था भाई, बहुत गंदा वाला। तो बारिश होने लगी तो छत पे जाता था, बिजली कड़कती थी ना, ऐसे करके ऐसे करता था, और जैसे ही बिजली कड़कने लगती थी ना, ऐसा सच में लगता था कि मेरे अंदर जादू है, जिसके कारण मैंने ऐसे जादू किया तो वहाँ पर देखो बिजली कड़कने लगा पूरा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो ऐसा मानता है बच्चा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका कोई ना कोई जादुई इम्पैक्ट पड़ रहा है, बस वो इस चीज़ को मानने लगता है। अगर आप बाजू वजह से रिलेट नहीं करोगे तो ये वाला आपने पक्का ही, आप इस चीज़ से पक्का ही रिलेट कर पाओगे कि आप बटन ऑफ कर, या बटन ऑफ करो, लाइट था, बटन आपने एक रूम का ऑफ किया लेकिन पूरा लाइट चला गया, तो आपको लगता है कि उस बच्चे को लगने लगता है कि मेरे बटन ऑफ करने के कारण पूरा लाइफ, मतलब पूरा मेरे अंदर इतना पावर है ना, मेरे अंदर इतना जादुई शक्ति है कि मैंने लाइट कट किया इस रूम का और पूरा लाइट ही चला गया।
या फिर मैंने लाइट ऑन किया तो लाइट आ गया, ऐसा कुछ उसके अंदर, मतलब ऐसा वो समझने लगता है कि उसके अंदर कोई मैजिकल पावर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है मैजिकल थिंकिंग का मतलब, समझ में आ गया ना। या फिर और एक बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि मैं देता हूँ, और भी जैसे कि कौन सा एग्जांपल दे सकता हूँ इसके लिए। हाँ, एक एग्जांपल है मेरे पास अच्छा सा, जैसे कि अब देखो, हाँ आई थिंक इससे भी समझ रिलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी वगैरह जा रहा है, ठीक है, बाइक वगैरह वहाँ पे जा रहा है, ठीक, बहुत सारे ऐसे रिसेंटली, हाँ इससे मुझे याद है, एक रिसेंटली IPL का भी एक वो हो रहा था, मैच हो रहा था। ठीक है, आपको RCB का कोई मैच था, RCB वर्सेस CSK हो रहा था, और उस आपने अगर शायद रील अगर देखते हो तो आराम से आप समझ जाओगे, ये वाला पक्का, अगर आप रील वगैरह देखते हो ना तो आप पक्का ही समझ जाओगे, इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे और समझ भी जाओगे कि मैजिकल थिंकिंग होता क्या है। तो उस टाइम एक बंदा था, और वो बंदा है ना ऐसे नींबू वगैरह के ऐसे कर करके और ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया ताकि बंदा CSK वाला बंदा आउट हो जाए। वो RCB का फैन था, और सच में जैसे उसने ऐसे किया ना, मतलब फू करके ऐसे किया और उधर आउट भी हो गया। ठीक है, तो अब वो पूरा मतलब माहौल बन गया, और खैर तो जो भी बात था, तो अब सीधा मतलब इसका क्या मतलब है, उसको ऐसा लगा कि मेरे ऐसे करने से, मतलब मेरा नींबू को फूंक करके ऐसे फेंकने से बंदा आउट हो सकता है, उसको ऐसा लगा। हालांकि वो मजाक कर रहा था, वो अलग चीज़ है, बट इस तरह वो दिखाया ना, आपको ही पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मतलब ऐसा उसने दिखाया कि मेरे नींबू में फूंकने के कारण और फिर ऐसे करने के कारण बंदा आउट हो सकता है। यही इसी टाइप का जो थिंकिंग होता है वो आपका मैजिकल थिंकिंग में आता है। हालांकि बाद में उस चीज़ पे उस बंदे पे FIR हो गया भाई, खुद CSK वाले ने उस पर FIR कर दिया कि इस चीज़ से थोड़ा सा हम लोगों का प्लेयर जो है ना, खराब प्लेयर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सच में FIR हो गया था उस चीज़ के ऊपर, खैर वो अलग चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैजिकल थिंकिंग क्या होता है। मैजिकल थिंकिंग मतलब आप कोई भी काम करते हो तो आपको लगता है कि इस चीज़ से दुनिया पे कोई जादुई असर पड़ रहा है। जैसे आप बटन ऑन करते हो तो आपको लगता है लाइट आ गया, बटन ऑफ करते हो तो लाइट चला गया, मतलब पूरा दुनिया नहीं, आपके आसपास का लाइट चला गया। तो ये सब अगर आप सोच पाते हो, यानी बच्चा इस तरह का सोचता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसका दुनिया पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मैजिकल थिंकिंग हो गया। अब ये वाला तो आसान है, डिफ़िकल्टी विथ रिवर्सिबिलिटी। मतलब डिफ़िकल्टी विथ रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब एक बच्चा जो है ना गली वली, अगर वो यहाँ से मान लो इधर से इधर, मतलब मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, इसे बना के दिखाता हूँ। एक बच्चा, ठीक है, ये बच्चा को दुकान जाना है, यहाँ पे आपका दुकान है ना, तो ये बच्चा यहाँ से यहाँ ऐसे गली से मुड़ के दुकान तो पहुँच गया। ये बच्चा ऐसे मुड़ के दुकान तो पहुँच गया, लेकिन वो दुकान से घर नहीं आ पाता। एक बच्चा आराम से अपने घर से स्कूल चला जाता है, उसको रास्ता याद होता है, अपने घर से वो स्कूल जा सकता है, लेकिन स्कूल से घर नहीं आ सकता, क्योंकि आने का रास्ता उसको याद नहीं। जाने का रास्ता याद है बट आने का रास्ता याद नहीं है। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। मतलब वो जा तो सकता है बट आ नहीं सकता। ये होता है, आपको अगर शायद इस चीज़ से रिलेट ना कर पाओ, हालांकि बच्चों में ऐसा वाला होता है कि वो स्कूल जा सकता है या फिर वहाँ से अपने घर से दुकान जा सकता है। अगर थोड़ा सा दुकान में लोकल एरिया वाला दुकान नहीं, कोई दूर वाला दुकान, वो जा सकता है, जाने का रास्ता उसे याद है लेकिन आने का रास्ता उसे याद नहीं है। तो ये आपका डिफ़िकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी होता है बच्चों के अंदर 2 से 7 साल में। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फिर से, क्योंकि देखो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना तो आप आराम से आंसर में कर लोगे, एग्जाम में पक्का फोड़ के आओगे। तो समझना ज़रूरी है, तो इसलिए फिर से समझ लेते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग क्या होता है। एग्जांपल वही स्टिक वाला एग्जांपल ले लो कि किसी भी स्टिक को लेके, यानी स्टिक को स्वॉर्ड समझ लेना, स्टिक को तलवार समझ लेना, या फिर जैसे मैंने बताया था कि टॉर्च को वो बालवीर का दंड समझ लेना। ये सब आपका सिंबॉलिक थिंकिंग होता है। इमेजिनेटिव प्ले, जैसे कि पापा को घोड़ा समझ लेना, कुत्ता को घोड़ा समझ लेना, या फिर आपका घर में अगर पेट वगैरह पालते हैं तो कुत्ता को घोड़ा समझ लेना, या फिर तकिया को घोड़ा समझ लेना। ये सब आपका इमेजिनेटिव प्ले में आता है। इगोसेंट्रिज्म, अच्छा इमेजिनेटिव प्ले में मेरा जो बालवीर वाला मैंने बताया था ना कि वो दंड ऐसे घुमा के हेरानी पर शक्ति देख रही, वो भी आपका इमेजिनेटिव प्ले में आ जाएगा। एगोसेंट्रिज्म मतलब दूसरों का जो भावना है वो नहीं समझ पाना। अपना भावना ही सबसे बड़ा बात है, दूसरों का भावना हम नहीं समझेंगे। ये वाला बात होता है बच्चों के अंदर इगोसेंट्रिज्म में। ठीक है, और फिर सेंट्रेशन क्या होता है, मतलब अलग जो है क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग आयामों के बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है, एक ही आयामों के बारे में सोचता है। अगर वो लंबाई को देख रहा है लंबाई को ही देख रहा है, ऊंचाई को देख रहा है ऊंचाई को ही देख रहा है, मतलब एक ही आयाम के बारे में सोच पा रहा है, वो अलग अलग आयामों के बारे में नहीं सोच पाता है। उसको सेंट्रेशन बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब वो उसके अंदर कंजर्वेशन का मतलब कंजर्वेशन वो नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 गिलास है, 2 गिलास में बराबर पानी है, बट फिर वो क्या देखेगा, जो लंबा ज़्यादा है उसमें वो उसको बोल देगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। या फिर अगर जैसे पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल खत्म कर दिया क्या मैंने, जैसे एक के पास एक बड़ा बॉल है, ठीक है, एक के पास एक बड़ा लड्डू है, एक के पास एक बड़ा लड्डू है, ठीक है, जो कि मान लो 2 ग्राम का है,
ठीक है। और फिर एक को मैंने दिया 1-1 ग्राम का 2 लड्डू, 1-1 ग्राम का 2 लड्डू दिया, ठीक है। एक के पास 2 ग्राम का लड्डू दिया, एक के पास एक को यानी किसको मान लेते हैं, रीता को 2 ग्राम का लड्डू दिया और गीता को 1-1 ग्राम का 2 लड्डू दिया। तो गीता खुश हो जाएगी अगर वो प्री ऑपरेशनल एज में होगी तो, यानी 2 से 7 साल की अगर गीता होगी तो खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 लड्डू है, इसके पास 1-1 लड्डू है, तो इस बात से वो खुश हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन का एग्जांपल हो गया। एनिमिज्म का एग्जांपल क्या हुआ? एनिमिज्म के अंदर बच्चा ऐसा सोचता है ना, एनिमिज्म के अंदर क्या सोचता है बच्चा, बताओ? बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लेता है। एनिमिज्म के अंदर बच्चा जो निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लेता है। मैजिकल थिंकिंग क्या होता है? मैजिकल थिंकिंग मतलब उसके कार्यों को बच्चा सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका दुनिया पे कोई जादुई इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपका मैजिकल थिंकिंग हो गया। डिफिकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी मतलब बच्चा चला तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आ पाएगा, ये आपका डिफिकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी होता है। आई थिंक आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज क्लियर हो गया होगा। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 साल, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी में थोड़ा सा बच्चा मैच्योर हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे कर नहीं पा रहा था, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी कर पा रहा है। वहाँ पे बच्चा के अंदर कंजर्वेशन का इशू था, यहाँ पे कंजर्वेशन का इशू खत्म हो गया। अब बच्चा कंजर्व हो गया, मतलब बच्चा समझ पाता है, बच्चा अलग अलग आयामों के बारे में सोच पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बच्चा का एज ज़्यादा होता है तो बच्चा समझने भी लगता है। अरे यार, चलो देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज को। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले बच्चा के अंदर कंजर्वेशन वाला बात आ जाता है कि अब वो बच्चा समझ पाता है कि ये भले ही ज़्यादा लंबा है, पर ये ज़्यादा चौड़ा है, तो इसके अंदर पानी बराबर है, ये अब बच्चा समझ पाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई खास समझाने वाला बात है नहीं। अगर आपने लैक ऑफ कंजर्वेशन अच्छे से समझा है तो कंजर्वेशन भी आप समझ गए होंगे। अगर आपने रिवर्सिबिलिटी इसको समझा है, डिफिकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी समझा है, तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी भी समझ जाओगे। रिवर्सिबिलिटी मीन्स क्या? रिवर्सिबिलिटी मीन्स अब बच्चा जो है स्कूल से घर आ सकता है और घर से स्कूल जा सकता है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है। स्कूल आपका यहाँ दुकान से घर से दुकान जा सकता है तो दुकान से घर भी आ सकता है, कि बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको रास्ता याद हो गया, आने जाने का रास्ता याद हो गया, अब उसको जाने में आने में दिक्कत नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा को आने में दिक्कत होता है, जाने में नहीं, लेकिन इसमें आने जाने में किसी में दिक्कत नहीं हो रहा। डिसेंट्रेशन हो गया है, बच्चा के अंदर डिसेंट्रेशन आ गया है, मतलब अब वो अलग अलग आयामों के बारे में सोच पाता है। अब वो मम्मी का दर्द, पापा का दर्द भी समझ पाता है कि मम्मी ने मुझसे फ़ोन क्यों मांगा, मम्मी ने मुझे 2 थापड़ क्यों लगाया, मम्मी मेरा बाल क्यों खींची, मम्मी मेरा कान क्यों खींची। अब वो बच्चा समझ पा रहा है क्योंकि वो अब अलग आयामों के बारे में समझना सीख गया है, दूसरों का फीलिंग को समझना सीख गया है, तो उसके अंदर डिसेंट्रेशन आ गया है। अब बच्चा क्लासिफिकेशन और सीरियसन कर पाता है। ये 2 टर्म नया आया और इन तीनों को मैंने इसलिए में बता दिया क्योंकि अगर आप इधर से अच्छे से समझो हो और इधर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपको समझाया तो आप ये सब आराम से तीनों समझ जाते हो। अब क्लासिफिकेशन और सीरियसन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन और सीरियसन। अब क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? मान लो यहाँ पे 4 को चॉकलेट था, कैसे बनाऊँ? चलो चॉकलेट नहीं बनाता हूँ, मैं लड्डू बना देता हूँ। मैं लड्डू बनाने में बहुत अच्छा, मतलब मुझे लड्डू बनाना आता है, इसलिए मैं लड्डू बना देता हूँ। एक लड्डू बना दिया, फिर बैट बना दिया, ये जो भी है पता नहीं क्या है, ये बैट है, पपाया है, चलो ये पपाया है, दूसरा एप्पल है, ये सब जो भी है। तो कहने का मतलब है बच्चा क्लासीफाई कर पाएगा। अगर मैं इन सबको मिला दूँ ना, इन सबको अगर मैं मिला दूँ एक ही कटोरा में डाल दूँ, मतलब उसमें एक कटोरा में 3 को लड्डू डाल दूँ, 3 को पपाया डाल दूँ, 2 को ऑरेंज डाल दूँ। ये ऑरेंज है मेरा, ये आपका लड्डू है। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, ये आमचूर लड्डू है, आमचूर नहीं मोतीचूर लड्डू है। ये आपका पपाया है और ये आपका ऑरेंज है। अब बच्चा क्या करेगा? अगर मैं इन तीनों चीज़ को एक कटोरा में डाल के रख दूं, ठीक है, तो अब बच्चा को इसमें क्लासीफाई कर पाएगा, मतलब बच्चा अलग अलग करके एक ही ग्रुप में रख पाएगा। मतलब अगर मैं बच्चे को बोलूं इसको अलग अलग प्लेट में रखो, तो जो अलग अलग चीज़ है वो अलग अलग प्लेट में रखो, तो बच्चा 3 को प्लेट बनाएगा। 3 को प्लेट क्यों बनाया बच्चा ने? बच्चा 3 को प्लेट क्यों बनाया? क्योंकि उसको पता है। चलो बच्चा बोलना सही नहीं लग रहा, चलो मेरी बहनी को ले लेते हैं। तो परी 3 को प्लेट क्यों बनाई? पता है 3 को प्लेट क्यों लाई? क्योंकि उसको पता है इसमें 3 को सामान है, तीनों सामान अलग अलग है, यानी वो क्लासीफाई कर पा रही है। परी क्या कर पा रही है? क्लासीफाई कर पा रही है कि 3 को, इसमें जो ये डलिया है ना, ये जो कटोरा है, इसमें 3 सामान है, तो मुझे अगर इसको अलग अलग करके रखना है तो मुझे 3 को प्लेट चाहिए ही चाहिए होगा। तो मेरी परी जो है वो 3 प्लेट लाई है। 3 प्लेट ला के, एक में वो लड्डू रख रही है, एक में आपका ऑरेंज रख रही है, एक में पपाया रख रही है,
तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये जो गुण होता है बच्चों के अंदर, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बच्चा आप क्लासीफाई कर पा रहा है, बच्चा समझ पा रहा है, मतलब बच्चा के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि एक चीज़ों को एक जैसा रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जैसा बिहेव करते हैं, ये सब वो बच्चा कर पा रहा है। इसको क्लासीफाई कर पाना बोलते हैं। अब एक होता है सीरियसन। सीरियसन सिंपल है, क्लासीफाई अगर आप समझ पा रहे हो कि क्लासीफाई क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना क्या होता है, ये आप अगर समझ गए हो तो आपसे लिए बात करते हैं सीरियसन के ऊपर, ठीक है। अब बहुत हार्ड नहीं है भाई, आप तो हमेशा क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, जैसे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो, फ्रूट में भी अलग अलग टाइप के फ्रूट का क्लासीफाई कर पा रहे हो, ये सब आपका आता है, ठीक है आपको। अब देखो सीरियसन, सीरियसन क्या होता है ना, अब इसमें बच्चों को सीरियली रख, मतलब बच्चा जो सीरियली रख पाता है, जैसे कि अगर एक चीज़ छोटा, ये आपका छोटा सा गुड़िया था, ये फिर थोड़ा सा बड़ा गुड़िया, फिर ये थोड़ा सा बड़ा गुड़िया, फिर ये थोड़ा सा बड़ा गुड़िया, ये बच्चा सीरियली अरेंज कर पा रहा है। समझ में आ रहा है। एक चीज़ छोटा सामान था उसको पहले रख दिया, या फिर अगर उल्टा ही रख लें, या फिर सबसे पहले वो बड़ा सामान रखेगी, उसके बाद उससे छोटा सामान रखेगी, उसके बाद उससे भी छोटा सामान रखेगी, उसके बाद उससे भी छोटा सामान रखेगी। तो कहने का मतलब है वो सीरियली अब अरेंज कर पा रही है। देखो क्लासीफाई कर पाना, क्लासिफिकेशन और सीरियसन में थोड़ा सा अंतर है। क्लासिफिकेशन में और सीरियसन में क्या होता है, एक ही चीज़ों को, क्लासिफिकेशन में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखना, लेकिन आपको सीरियसन में क्या होता है ना, एक ही चीज़ है। मान लो एक ही चीज़, मतलब जैसे क्लासिफिकेशन में अगर बात किया जाए तो मेरे पास क्या था, मेरे पास लड्डू था, मेरे पास ऑरेंज था, मेरे पास पपाया था। अब लेकिन अब क्या है मैं कर रहा हूँ ना, मेरे पास एक ही, मतलब मेरे पास लड्डू ही है, लड्डू में ही कोई बड़ा लड्डू है, कोई छोटा लड्डू है, कोई और छोटा लड्डू है, कोई 20 वाला लड्डू है। अब ऐसे रखा हुआ है, तो अब क्या करेगा, अब क्या मेरी जो भांजी है परी, वो क्या करेगी पता है, क्योंकि उसके अंदर सीरियसन करने का क्षमता आ गया है, सेकेंड नाउ सीरियट। तो अब क्या करेगी, सबसे पहले वो छोटा लड्डू रखेगी, उसके बाद उससे बड़ा लड्डू रखेगी, उसके बाद उससे भी बड़ा लड्डू रखेगी, उसके बाद उससे बड़ा लड्डू रखेगी। ये होता है सीरियसन। तो आपको समझ में आ गया कि सीरियसन और क्लासिफिकेशन में अंतर क्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सीरियसन, क्लासिफिकेशन, डिसेंटेशन, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपको ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के ऊपर। यार ये सब साला ज़्यादा नीचे आ रहा है, ठीक है। बस और 10 मिनट लगेगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगा। क्लास कंटिन्यू है ना, चलो रिकॉर्डिंग तो कंटिन्यू ही है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता क्या क्या है, सबसे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। इसका साल लिख लो, कितना आपका 11 से 15, इसका मैं देख लेता हूँ 11 से 15, ये आपका टाइम पीरियड होता है। अब इसमें क्या कर पाता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसीलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, इसका मतलब क्या, बच्चा अब अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है। अब मैंने बताया था, जब आपने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग अगर पढ़ा हो, आपने वो वीडियो देखा हो, तो मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट चीज़ क्या होता है। खैर एक बार फिर से बता देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ क्या क्या मतलब हुआ कि अब बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पा रहा है, क्योंकि बच्चा मेरा बड़ा हो गया भाई, देखो 11 से 15 साल का हो गया है। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या आता है, अब वो न्याय के बारे में समझ पाता है, अब वो प्रेम के बारे में समझ पाता है। अब मतलब कहने का मतलब अब उसके अंदर फीलिंग्स आ गई है, कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि अब वो फील कर पा रहा है बच्चा। देखो यहाँ पे देखो भाई, वो एडोल्फिन एज में चला गया है, बच्चा के अंदर फीलिंग्स आ गया है, ठीक है, किशोरावस्था में बच्चा चला गया। अब वो न्याय के बारे में, प्रेम जैसी भावनाओं के बारे में, ये सब आप वो बच्चा समझ पा रहा है, ठीक है। न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता, गुलामी, अब इन सारे चीज़ों के बारे में बच्चा समझ पा रहा है। क्या ये चीज़, अब एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है। क्या न्याय हम लोग को दिखता है, प्रेम दिखता है, स्वतंत्रता दिखता है, गुलामी दिखता है, नहीं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाना बच्चा, मतलब न्याय के बारे में सोच पाता है, चलो उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ न्याय हुआ, ये प्रेम समझ पाता है, स्वतंत्रता समझ पाता है, गुलामी समझ पाता है। यानी कि बच्चा अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, ठीक है। ये क्लियर है सबको कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, ठीक है। अब बच्चा जो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर पाता है, ठीक है। बच्चा क्या कर पाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर पाता है।
हाइपोथेटिकल रीजनिंग का क्या मतलब है? क्या होगा अगर, ये सब कर पाता है। जैसे कि मान लो अब बच्चा सोच पाएगा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो क्या होता, ये सारा का सारा चीज़, मतलब जो चीज़ अभी नहीं है बट फिर भी वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच पा रहा है, भविष्यवाणी कर पाता है, तो वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग के अंदर आता है आपका। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बात है, अगर बच्चा भविष्यवाणी कर पा रहा है, भविष्य के बारे में सोच पा रहा है, तो वो अब हाइपोथेटिकल रीजनिंग करना इसी को बोलते हैं। मतलब अगर सीधा सीधा मतलब यही है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग का क्या मतलब है? अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो ऐसा चीज़ जो प्रेजेंट में है नहीं बट वो इमेजिन कर रहा है, बस सीधा सीधा मतलब है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग का मतलब जो चीज़ नहीं है बट वो इमेजिन करके सोच रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये सारा चीज़ कर पा रहा है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, समझ में आया कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये सारा चीज़ कर पाना ही हाइपोथेटिकल रीजनिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि वो आपका कौन है, नेपाल का अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, नाम भूल गया मैं उसका, जो रैपर है प्राइम मिनिस्टर बना, क्या ही नाम था, नाम मुझे याद था, भूल गया अभी मैं तुरंत, पता नहीं हो जाता है कभी कभी, मैच से निकल जाता है। तो वही सोच रहा है कि वो बंदा जो भी रैपर था ना, वो जो कहने का मतलब है कि ये बंदा अब सोच पा रहा है, यानी बच्चा सोच पा रहा है कि अगर हम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होके वो नेपाल का जो प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री होता तो आज हमें यूँ चक्कर लगाने नहीं पड़ते। अगर हमारा जो सीएम आपका जो है, ये क्या है सीएम हम लोग का भाई, सीएम का नाम हेमंत शर्मा नहीं यार, सीएम का नाम भूल गया मैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा भाई, हेमंत सोरेन। तो बच्चा अब सोच पा रहा है कि अगर हम लोग का सीएम हेमंत सोरेन नहीं होता, उसको छोड़ के कोई और होता या कोई पढ़ा लिखा सीएम होता तो आज जेटेड के लिए 10 साल नहीं लगते। जो भी है, कहने का मतलब है ऐसा सारा चीज़ वो सोच पाता है, वो ऐसा सारा चीज़ सोच पाता है जो कि प्रेजेंट में है नहीं बट वो इमेजिन करके वो चीज़ सोच पाता है, तो वो आपका होता है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। और एक खास बात और एक होता है एक डिडक्टिव रीजनिंग कर पाना। दोनों ही बता देता हूँ मैं। एक डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है बच्चा, डिडक्टिव। अब एक डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है, क्या कर पाता है बच्चा? डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है। इसमें क्या, जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल के लिए, सभी मनुष्य नश्वर है और राहुल मनुष्य है। ठीक है, सभी मनुष्य नश्वर है और राहुल मनुष्य है, तो क्या राहुल भी नश्वर होगा? क्या राहुल भी नश्वर होगा? ऐसा सब रीजनिंग कर पाता है। या फिर ऐसा 2 + 3 5 5 3 8 11 3 14 14 से 17, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसा। या कोडिंग डिकोडिंग अगर कर पाता है ABC, तो इसका CDE लिखा हुआ है, तो FGH का क्या होगा, मतलब इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ वो बच्चा कर पाता है, डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा कर पा रहा है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो जो भी मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन सीधा सीधा अगर मतलब निकाला जाए तो बच्चा अब रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। अगर आपने SSC वगैरह का तैयारी किया होगा या फिर रीजनिंग आपने अगर पहले से कहीं पढ़ा होगा तो ये सब पता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आंसर, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, ये आपका इसको क्या ही बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम भूल गया मैं, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मतलब सीधा सीधा मतलब है बच्चा रीजनिंग कर पा रहा है। ठीक है, अब बच्चा क्या कर पाएगा? मेटा कॉग्निशन के कर पाएगा। मेटा कॉग्निशन में क्या होता है ये भी थोड़ा लिख देता हूँ मैं कहीं पे। मेटा कॉग्निशन, अब बच्चा जो है क्या कर पाएगा? मेटा कॉग्निशन कर पाएगा। ठीक है, मेटा कॉग्निशन में क्या होता है? समस्या समाधान कर पाना, निर्णय ले पाता है, ये सब कर पाता है आपका मेटा कॉग्निशन कर पाता है। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया होता है, बच्चा अब निर्णय लेगा। बच्चा क्या करेगा? निर्णय लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा। समस्या अगर है तो उसका समाधान करेगा, समस्या अगर है तो उसका समाधान कर पाता है, ये सब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ। ये सब कुछ खास प्रॉपर्टी होता है फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल स्टेज से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक आपका, यार ये तार मेरे पास आ जा रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक मेटा कॉन्सेप्ट। ये 4 प्रॉपर्टी होता है जिससे कि आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से क्वेश्चन बनता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या कर पाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बच्चा जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, जैसे कि न्याय की भावना, प्रेम की भावना, स्वतंत्रता की भावना, ये सब बच्चा के अंदर अब इन सब के बारे में सोच पाता है, ठीक है। और हाइपोथेटिकल रीजनिंग में क्या कर पाता है बच्चा? ऐसा चीज़ के बारे में सोच पाता है जो कि उसके प्रेजेंट में ऐसा है नहीं, बट वो फ्यूचर में सोच पा रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है। इन सारे क्वेश्चनों के बारे में सोच पा रहा होता है, इन सारे आयामों के बारे में सोच पाता है, तो वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग में उसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा बात आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब सीधा बात है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाना, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर पाता है, बड़ा रिलेशन सॉल्व कर पाता है कि फ़ोटो में जो दिख रहा बनता है ये उसके मामी का भतीजा का नाता का नातनी है, ये जैसा भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, ये सब आपका डिडक्टिव रीजनिंग में आता है। बच्चा मेटा कॉग्निशन कर पाता है, बच्चा निर्णय ले पाता है, बच्चा समस्या समाधान के बारे में सोच पाता है। तो ये सब आपका होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और ये लास्ट ऑपरेशन स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीन पियाजे का होता है दी एंड। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप इसका नोट्स अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। हालांकि शॉर्ट नोट्स अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो, मतलब 1-2 लाइन का, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, तो ये छोटा लाइन अगर अपने हिसाब से आप अपने वर्ड में 1-2 लाइन अगर लिख लेते हो तो यही बेटर होता है, ठीक है। हालांकि आपको नोट्स अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी कैसा लगा आपको क्लास कमेंट करके बताना। और कल से हम लोग वाईकोर्स की स्टार्ट करने वाले हैं। और आज थोड़ा सा बार मैं परेशान हो जा रहा था क्योंकि मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि बार जो है आपका क्या कहते हैं बार मतलब वीडियो बंद हो जा रहा था। और कहीं ना कहीं आज मैं नाश्ता वगैरह भी करके नहीं आया हूँ अभी, और 12 बज गया है, तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी डाउन है। तो आई थिंक कि आज का क्लास थोड़ा सा लो एनर्जी के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है, बट कोई नहीं, कल हम लोग वाईकोर्स की पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए कुछ नहीं, बस पढ़ते रहो।